आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो पूरी तरह से सस्पेंस और एंटरटेनमेंट से भरी है। ये फिल्म 2024 की एक दमदार थ्रिलर है जिसमें एक इंसान अपनी चतुराई और समझदारी से आम जीवन से निकलकर पावर और पैसों की दुनिया में कदम रखता है। धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीति के खेल के बीच ये फिल्म आपको रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट और टर्न्स देगी। तो अगर आप भी ऐसी थ्रिलिंग फिल्मों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें। हमने कल की 2898 एडी मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से, जहां सबसे पहले दिखता है स्टेट का सीएम को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। अपने ही सपनों में वो उस दौर को याद करता है जब उसने कुर्सी संभाली थी। उस वक्त उसने सबको एक वादा किया था कि वो बस अच्छे काम करेगा, जनता के लिए फैसले लेगा। लेकिन अब सपनों में उसे एहसास होता है कि असलियत में तो उसने उल्टा ही कर दिया। ये सब सोच सोच कर उसका दिल बैठने लगता है। तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। अब जैसे ही सीएम को अस्पताल लाया जाता है, हमें पता चलता है कि उसके 2 बेटे भी हैं, लेकिन ये असली बेटे नहीं बल्कि गोद लिए हुए हैं। सालों पहले सीएम ने इन्हें अपनाया था। बड़े बेटे का रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटे बेटे की बात अलग है। वो इस फिल्म का सबसे बड़ा विलन है। फिल्म में उसे अन्ना कहकर पुकारा गया है। अस्पताल में इलाज के बाद सीएम ठीक तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है सबसे पहले एक मीटिंग बुला लेता है। पार्टी के सारे एमएलए, मिनिस्टर्स सबको बुलाता है और फिर ऐलान करता है कि आज से ना वो खुद कोई गलत काम करेगा, ना किसी को करने देगा। साथ ही पार्टी के बाकी लोग जो भी ऊटपटांग कर रहे थे उन्हें भी सीधा चेतावनी दे देता है, अगर आगे से कोई गड़बड़ पकड़ी गई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। जैसे ही सीएम सत्यमूर्ति ये ऐलान करता है कि अब जो भी गलत करेगा उसे पार्टी से बाहर निकाल फेंकेगा, तो छोटे बेटे अन्ना की हालत तो मानो खराब हो गई। अन्ना के तो धंधे ही उल्टे सुलटे थे, हर तरह के गलत काम करता था और स्टेट के बड़े बड़े क्रिमिनल से भी उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। अब इतने बड़े ऐलान के बाद अन्ना के मन में खलबली मच गई, क्योंकि वो जानता था कि इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है। इतना सुनते ही सीन कट हो जाता है और सीधे मूवी के हीरो रामनंदन की एंट्री होती है। रामनंदन, जो कि एक दमदार आईएएस अफसर है, उसकी पोस्टिंग हुई है विशाखापट्टनम में। अब ये जानकर और भी इंटरेस्टिंग लगता है कि आईएएस बनने से पहले वो आईपीएस था, यानी पहले पुलिस की वर्दी पहन चुका था, फिर और आगे बढ़ने के लिए उसने और एग्जाम्स दिए और अब आईएएस बन चुका है। रामनंदन की एंट्री के साथ ही सारा माहौल बदल जाता है। विशाखापट्टनम में ज्वाइन करने के बाद वो आते ही तहलका मचा देता है। जितने भी क्रिमिनल्स थे सबका खेल बंद। बिजनेसमैन जो चोरी चकारी करके पैसे बना रहे थे उनकी दुकान भी बंद कर दी, और सरकारी दफ्तरों में जो अफसर इन बदमाशों का साथ दे रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया। इन सब के बाद रामनंदन एक पार्टी में पहुंचता है जहां उसके कई पुराने दोस्त मिलते हैं। पार्टी में मस्ती मजाक के बीच उसके दोस्त उसे टोकते हैं, अबे शादी कब कर रहा है? इस पर रामनंदन जवाब देता है, मैं पहले ही किसी से प्यार करता हूँ और जब शादी करूंगा तो बस उसी से करूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि वो लड़की अब कहाँ है उसे खुद नहीं पता। कुछ साल पहले वो अचानक से गायब हो गई थी और उससे मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। दोस्तों ने सवाल किया, अबे पूरी कहानी सुना, और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है 10 साल पीछे। उस वक्त जब रामनंदन कॉलेज में था, कॉलेज में उसकी धाक ऐसी थी कि हर कोई जानता था ये लड़का किसी भी गलत काम को सहन नहीं करेगा। और सच में रामनंदन जहाँ भी कोई गड़बड़ देखता वहीं पर सामने वाले की हालत खराब कर देता। अब एक दिन उसे पता चलता है कि कॉलेज के अंदर गांजा बेचा जा रहा है। रामनंदन को गुस्सा आ जाता है। जिसने भी ये धंधा चला रखा था उन सबकी जमकर पिटाई की और इस नशे के कारोबार को वहीं बंद करवा दिया। जैसे ही रामनंदन को ये पता चलता है कि कॉलेज के अंदर एक सर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसका खून खौल उठता है। बिना देर किए वो सीधा पहुंच जाता है उस सर को सबक सिखाने। गुस्से में आग बबूला होकर थप्पड़ देता है। लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है उसकी बेटी की, जिसका दीपिका नाम है। दीपिका जैसे ही देखती है कि कोई उसके फादर को पीट रहा है, वो झट से रामनंदन को रोकती है और अपने पापा को बचाने लगती है। लेकिन तभी कॉलेज के और भी कई स्टूडेंट्स वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, अबे तू गलत आदमी को पीट रहा है, ये वो सर नहीं है जो गंदे काम करता है। रामनंदन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि उसने बिना सोचे समझे गलत बंदे पर हाथ उठा दिया। अब बेचारा झट से माफी मांगता है, दीपिका से भी और उसके पापा से भी। यहीं पर ही रामनंदन को दीपिका से प्यार हो जाता है। अब बस इसके बाद रामनंदन धीरे धीरे दीपिका के करीब जाने लगता है, उससे बातें करता है, उसके साथ टाइम बिताने लगता है। लेकिन यहाँ पंगा यह है कि दीपिका को उसका गुस्से में आग बबूला होकर लोगों को पीटना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उसे बार बार समझाती है कि अबे हर चीज का सॉल्यूशन लात घूसे नहीं होते। रामनंदन भी अपनी आदत से मजबूर था, लेकिन जब उसे दीपिका पसंद आने लगती है तो वो उसकी हर बात ध्यान से सुनने लगता है। तभी एक दिन दीपिका उसे एक सीरियस एडवाइस देती है, अगर तुझे अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करना है तो आईएएस बन, ताकि तेरा गुस्सा किसी गरीब या बेकसूर पर नहीं, असली गुनहगारों पर गिरे। रामनंदन ये सुनकर सीरियस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि हाँ, दीपिका सही कह रही है।
लेकिन तभी दीपिका एक और शर्त रख देती है, अगर तू आईपीएस बन गया तो मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी, आईएएस ही बनना पड़ेगा, तभी शादी होगी। अब बेचारा रामनंदन आईएएस बनने के लिए रात दिन एक कर देता है। एग्जाम की तैयारी में दिन रात जी जान लगाकर तैयारी करता है, लेकिन बस 6 नंबर से आईएएस बनने से चूक जाता है और सीधा आईपीएस बन जाता है। मजबूरी में उसे पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना पड़ता है। ये खबर जब दीपिका तक पहुंचती है तो वो आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि रामनंदन ने उसकी बात नहीं मानी। गुस्से में बिना उसे कुछ बताए वो शहर छोड़कर चली जाती है। अब रामनंदन के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। वो हर जगह दीपिका को खोजता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अब वापस पार्टी वाले सीन में आते हैं। यहाँ पर जब रामनंदन अपनी दर्दभरी कहानी सुना रहा होता है, तभी उसके एक दोस्त की आंखों में चमक आ जाती है। वो फट से बोलता है, अबे मैं जानता हूँ कि दीपिका इस टाइम पर कहाँ है। बस फिर क्या था। बिना एक पल गवाए वो अपने फोन में दीपिका का एड्रेस निकालता है और रामनंदन को दे देता है। जैसे ही रामनंदन को दीपिका का एड्रेस मिलता है, वो बिना एक सेकंड गवाए सीधा उससे मिलने पहुंच जाता है। दीपिका को देखते ही उसके चेहरे पर वो पुरानी वाली चमक आ जाती है और वो झट से उसे बताता है कि मैं आईपीएस बन चुका हूँ। दीपिका ये सुनते ही खुश हो जाती है, क्योंकि भले ही वो आईएएस नहीं बना, लेकिन उसने अपने गुस्से को सही रास्ते पर लगाया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर आखिरकार दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शादी के बाद रामनंदन वापस अपने ऑफिस लौटता है और यहाँ पर उसे एक बड़ा केस हाथ लगता है। वैसे तो उसने अपने डिस्ट्रिक्ट से सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लिया था, लेकिन अभी भी एक बड़ा खेल बाकी था। शहर में रेत और मिट्टी की इलीगल माइनिंग हो रही थी और ये सब चोरी छिपे बेचा जा रहा था। जैसे ही रामनंदन को इसके बारे में पता चलता है, वो अपनी पूरी टीम लेकर सीधा छापा मारने पहुंच जाता है। छापे में वो देखता है कि वहाँ धड़ल्ले से गैरकानूनी धंधा चल रहा है। बिना कोई देरी किए वो पूरी गैंग को वहीं धर दबोचता है और सबको अरेस्ट करवा देता है। लेकिन फिर असली ट्विस्ट आता है। ये सारा धंधा किसी मामूली आदमी का नहीं था, बल्कि खुद मिनिस्टर के बेटे अन्ना का था। जिन लोगों को रामनंदन ने पकड़ा था, वो सब अन्ना के ही आदमी थे। अब अन्ना को जैसे ही पता चलता है कि उसके बंदे अंदर हो गए हैं, वो बौखला जाता है। गुस्से में वो प्लान बनाता है कि रामनंदन को बुलाकर उसे रिश्वत देकर मामला रफा-दफा करवा देगा। लेकिन जब वो रामनंदन को अपने घर बुलाने का संदेश भेजता है, तो रामनंदन सीधे मना कर देता है। अब बस यहीं पर अन्ना का पारा चढ़ जाता है। एक कलेक्टर ने मुझसे मिलने से मना कर दिया, ये मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है। गुस्से में अन्ना अपनी गाड़ी उठाता है, अपने गुंडों को साथ लेता है और सीधा रामनंदन के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में आते ही वो धमकियों की बौछार कर देता है। अबे तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, बहुत जल्द सीएम भी बनने वाला हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो पूरा स्टेट मानता है। रामनंदन तो रामनंदन है। वो बिना किसी डर के आंखों में आंखें डालकर अन्ना से कहता है, चाहे तू मिनिस्टर का बेटा हो या खुद सीएम, कानून के सामने सब बराबर हैं। मैं तेरे किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। अब अन्ना को ये बात हजम नहीं होती। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और लगता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ कानून और क्राइम की नहीं, बल्कि रामनंदन और अन्ना की पर्सनल दुश्मनी में बदलने वाली है। अन्ना को जब ये पता चलता है कि रामनंदन उसके आदमियों को छोड़ने से इनकार कर रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आग बबूला होकर वो ठान लेता है कि इस बात का बदला वो रामनंदन से जरूर लेगा, मगर फिलहाल के लिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रामनंदन दोबारा दीपिका से मिलने जाता है और इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि दीपिका एक ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की सेवा करती है। वो रामनंदन को भी अपने साथ वहाँ ले जाती है, जहाँ आकर रामनंदन कई बुजुर्गों से मिलता है। वहीं उसकी मुलाकात एक खास बूढ़ी महिला से होती है, जो उसे बताती है कि वो सीएम को जानती है और उनसे मिलना चाहती है। ये सुनकर रामनंदन कहता है कि अगले दिन उनके जिले में सीएम की रैली हो रही है और वो उन्हें वहाँ सीएम से मिलवा देगा। अगले ही दिन रामनंदन और दीपिका उस बुजुर्ग महिला को सीएम की रैली में ले जाते हैं। जैसे ही सीएम सत्यमूर्ति उस महिला को देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अचानक अपना अतीत याद आने लगता है और हमें भी समझ आता है कि वो इस महिला को पहले से जानता है। तभी वो बुजुर्ग महिला मंच के सामने खड़े होकर सीएम सत्यमूर्ति पर जोर जोर से आरोप लगाने लगती है। ये आदमी झूठा है, इसने हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। इतना सुनते ही रैली में सनसनी मच जाती है और वहीं खड़ा सीएम का छोटा बेटा अन्ना गुस्से से बेकाबू हो जाता है। तिल मिलाकर वो उस बुजुर्ग महिला को धक्का दे देता है, लेकिन ये सब देखकर रामनंदन आपे से बाहर हो जाता है और बिना सोचे समझे अन्ना को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। रैली में मंत्री के बेटे को थप्पड़ पड़ते ही अफरा तफरी मच जाती है। अन्ना तुरंत अपने पिता सीएम सत्यमूर्ति से शिकायत करता है, एक डीएम ने मंत्री को थप्पड़ मारा है, इस पर तुरंत एक्शन लो। ये सुनकर सत्यमूर्ति गुस्से में आकर रामनंदन को सस्पेंड कर देता है। लेकिन तभी सीएम सत्यमूर्ति की तबीयत बिगड़ जाती है और आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। कुछ समय बाद अन्ना अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, सत्यमूर्ति की आंखों में एक अलग ही गहराई नजर आती है। वो सख्त लहजे में अन्ना से कहता है कि वो उसके हर गलत काम के बारे में जान चुका है, साथ ही ये भी समझ चुका है कि कई बार समझाने के बावजूद अन्ना ने अपनी हरकतें बंद नहीं की हैं। सीएम सत्यमूर्ति अन्ना को सीधा बोल देता है कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा, वैसे ही उसका पत्ता साफ कर देगा। मतलब न सिर्फ उसे मिनिस्टर के पद से हटाएगा, बल्कि पार्टी से भी बाहर निकाल देगा। अब अन्ना के लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं होता।
गुस्से में उसका खून खौल उठता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने ही बाप की जान ले लेता है। अब बाप को ठिकाने लगाने के बाद अन्ना पूरी प्लानिंग के साथ पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और वहाँ पर अपने फादर की मौत की खबर देकर खुद को नया सीएम घोषित कर देता है। सीन में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब न्यूज चैनलों पर एक बम फूटता है। मीडिया में एक वीडियो रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है जो खुद सीएम सत्यमूर्ति ने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। अब ये वीडियो जब लाइव चलने लगता है तो पूरे स्टेट में हलचल मच जाती है। वीडियो में सत्यमूर्ति कहता है, मुझे पता है कि मेरी मौत नजदीक है और इसीलिए मैं अपनी आखिरी इच्छा सभी को बताना चाहता हूँ। मेरे बाद इस स्टेट का नया सीएम रामनंदन होगा। जैसे ही ये वीडियो सब देखते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। अन्ना, उसके दोनों भाई और पार्टी के बाकी लोग एकदम शॉक रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि सत्यमूर्ति ने ऐसा फैसला क्यों लिया। और इसी के साथ कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें सारा सच पता लगता है। अब ये कहानी 20 से 25 साल पीछे जाती है जहां हमें उस अनजान बूढ़ी लेडी की सच्चाई पता लगती है जिसने सत्यमूर्ति पर एलिगेशन लगाए थे। सबसे बड़ा खुलासा यही होता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि खुद रामनंदन की असली माँ है। अब कहानी में आता है एक नया किरदार, रामनंदन के पिता, जिनका नाम अपन्ना होता है। और अपन्ना कोई आम इंसान नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरा गाँव उनकी इज्जत करता था। और उसके पिता भी बिल्कुल रामनंदन की तरह दिखते हैं। अपन्ना की कहानी भी दमदार होती है। वो हमेशा अपने गांव में होने वाले गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाता है, आंदोलन करता है और इसी वजह से पूरा गांव उसके पीछे खड़ा हो जाता है। गांव वालों को लगता है कि अगर पन्ना के पास सत्ता आ गई तो वो पूरे स्टेट का भला कर सकता है, इसलिए सब उसे चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, पन्ना को बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी। उसकी स्पीच उतनी दमदार नहीं होती थी, इसलिए वो खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपनी पार्टी बनाता है और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को आगे करता है। और ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि सीएम सत्यमूर्ति होता है। अब क्योंकि सत्यमूर्ति बोलने में माहिर था, उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग थी, तो पन्ना उसे ही सीएम कैंडिडेट बना देता है। इस प्लान के बाद जनता से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। ऐसा लगने लगता है कि उनकी पार्टी आसानी से जीत जाएगी। चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ सपोर्ट काफी नहीं होता, पैसा भी चाहिए होता है। और यहीं पर सीन में नए खिलाड़ी एंटर करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो सत्यमूर्ति को डील ऑफर करते हैं। सीएम सत्यमूर्ति को अमीर लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जब वो सीएम बने तो उनका फायदा कर सके। और सत्यमूर्ति भी बिना कोई हिचकिचाहट रिश्वत लेने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है सत्यमूर्ति के दोस्त की, जो खुद भी इस खेल में कूद पड़ता है और सत्यमूर्ति के साथ मिल जाता है। लेकिन अपन्ना कोई आम इंसान नहीं था, उसके अपने कुछ सॉलिड उसूल थे। और जब उसे पता चलता है कि सत्यमूर्ति उसकी बनाई पार्टी के सिद्धांतों से भटक चुके हैं, तो वो ठान लेता है कि अब पार्टी का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो पार्टी के सभी लोगों को बुलाकर इसका औपचारिक अंत करने का फैसला करता है। अब दिक्कत ये होती है कि जैसे ही सत्यमूर्ति को भनक लगती है कि अपन्ना पार्टी को खत्म करने वाला है, तो इनके दिमाग में खतरनाक प्लान बन जाता है। दोनों मिलकर अपन्ना को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी ये पूरी वारदात अपन्ना की वाइफ देख लेती है। डर के मारे वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाती है, इतनी दूर कि कोई उसे ढूंढ भी ना सके। अब सत्यमूर्ति को मोपी देवी की भी फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी ये राज खोल सकता है। सत्यमूर्ति उसे भी ठिकाने लगा देता है, लेकिन चालाकी से काम लेते हुए उसके दोस्त के दोनों बेटों को गोद ले लेता है ताकि कोई उस पर शक भी ना करे। दुनिया को यही लगे कि वो एक नेक दिल इंसान है जिसने अनाथ बच्चों को अपनाया है, लेकिन असल में ये उसके किए पापों पर पर्दा डालने का एक खेल था। अब सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी रामनंदन को खुद सत्यमूर्ति के एक पुराने दोस्त ने बताई थी। वो दोस्त सत्यमूर्ति के बहुत करीब था, लेकिन कभी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मगर अब जब सत्यमूर्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसने सारी सच्चाई रामनंदन को बता दी। यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। रामनंदन को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत जिसके लिए उसने कभी मिनिस्टर अन्ना को थप्पड़ मारा था, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी असली माँ थी। अब कहानी अपने एंडिंग की तरफ बढ़ती है। पार्टी की बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ फैसला होता है कि सत्यमूर्ति की आखिरी इच्छा के मुताबिक अब रामनंदन को नया सीएम बनाया जाएगा। लेकिन तभी सीन में ट्विस्ट आता है। सत्यमूर्ति का छोटा बेटा इस फैसले का विरोध करता है। वो पार्टी के सामने खड़े होकर बोलता है कि असली वारिस वही है, सत्यमूर्ति का असली बेटा वही है, तो सीएम भी वही बनेगा। रामनंदन ये सब सुनकर मुस्कुराता है, बिना किसी ईगो के, बिना किसी गुस्से के, और बड़े प्यार से बोलता है कि उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अन्ना अपने आप को अगले सीएम के तौर पर देख ही रहा था, और जब उसे ये पता चलता है कि उसका सपना अब हकीकत बनने ही वाला है, तो बंदा जोश में आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रामनंदन अपने घर लौटता है और एकदम टूट चुका होता है। जो कुछ उसने देखा और जाना, उसने उसकी रूह तक झकझोर कर रख दिया। अब इसी बीच न्यूज में धमाका हो जाता है। पूरे आंध्र प्रदेश और आसपास के स्टेट्स में आग की तरह ये खबर फैल जाती है कि कलेक्टर रामनंदन ने करप्ट मिनिस्टर अन्ना को थप्पड़ कस कर दिया है। लोग तो जैसे इस खबर का इंतजार ही कर रहे थे। पूरे पब्लिक में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग सरकार पर दबाव बनाने लगते हैं कि रामनंदन को फिर से वापस लाओ, उसे उसका दर्जा दो। और ये सिर्फ आम लोग नहीं, बाकी के कलेक्टर्स भी खुलकर रामनंदन के सपोर्ट में आ जाते हैं। हर जिले के अफसर उसके फेवर में खड़े हो जाते हैं और सरकार के सामने साफ साफ रख देते हैं कि उसे दोबारा कलेक्टर बनाओ। सरकार के पास कोई चारा ही नहीं बचता।
रामनंदन को वापस तो लाया जाता है, मगर इस बार सीधा इलेक्शन कमीशन का चीफ बना दिया जाता है। यानी अब वही आदमी पूरे आंध्र प्रदेश के इलेक्शन करवाएगा। और जैसे ही रामनंदन अपनी सरकारी पावर को यूज करता है, चुनावों की घोषणा कर देता है, अन्ना का सीएम बनने का सपना वहीं पर अटक जाता है। अब अगर उसे सीएम बनना है तो पहले इलेक्शन जीतना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामनंदन खुद की पार्टी बना लेता है और अपने फादर के आइडियोलॉजी को लेकर जनता के सामने आता है। लोगों को उसमें एक उम्मीद दिखने लगती है, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है, पूरा स्टेट उसे सपोर्ट करने लगता है। ये देख अन्ना तिलमिला जाता है। अब वो अपनी हराम की कमाई को इलेक्शन में झोंक देता है, वोटर्स को खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन रामनंदन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, सीधा अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके अन्ना को रंगे हाथ पकड़वा देता है और उसे इलेक्शन से बाहर करवा देता है। लेकिन अन्ना हार मानने वालों में से नहीं था। इलेक्शन से बाहर होने के बाद भी अपने गुंडों को छोड़ देता है, हंगामा करवाता है, जगह जगह तोड़फोड़ मचाता है और पूरी कोशिश करता है कि रामनंदन की पार्टी हार जाए। रामनंदन किसी भी तरह हालात को संभालता है और आखिरकार उसकी पार्टी जीत जाती है। और फिर वही बंदा जो कभी सच्चाई के लिए लड़ रहा था, वो पूरे आंध्र प्रदेश का नया सीएम बन जाता है और फिर वही करता है जो उसके फादर की सोच थी। एक साफ सुथरी करप्शन फ्री सरकार चलाता है, जनता के लिए काम करता है। और इसी के साथ ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। यह थी गेम चेंजर फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 AD मूवी नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।